बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ आवर एनवायरनमेंट, या फिर हम कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं कि हमने किन तरीक़ों के ज़रिए अपने एनवायरनमेंट को बचाना है। हमारे पास जो मेन टॉपिक था दैट वाज बायोलॉजी एंड सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड। उसमें 3 मेजर पहलू थे। नंबर 1 था हमारे पास फर्स्ट चैलेंज था, हमने फूड की प्रोडक्शन करनी है, तो हमने डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए फूड को प्रोड्यूस करवाना स्टार्ट किया। दूसरा मेथड था हमारे पास कि हमने डिजीज़ पे काबू पाना है, वो डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम्स में हमने स्टडी किया। और तीसरा जो सबसे बड़ा बायोलॉजिकल इशू था जिसको सॉल्व करने के लिए पूरी दुनिया लगी हुई है दैट इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ आवर एनवायरनमेंट। हमने अपने माहौल को आलूदा होने से बचाना है, हमने अपने माहौल को आलूदा होने से बचाना है, उसको कंजर्व करना है, उसको महफूज करना है। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये देखते हैं कि व्हाट आर द मेजर काजेज़, ऐसी क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट होना स्टार्ट हुआ, और हमारे पास कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके ज़रिए हम इस पोल्यूशन पे काबू पा सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन वो कहते हैं कि इनिशियली अगर हम देखें पुराने ज़माने में स्टार्ट में जब इंडस्ट्रीज़ नहीं थी तो पोल्यूशन लेवल बहुत कम था, पोल्यूशन लेवल बहुत कम था। जो मेन रीज़न हमारे पास पोल्यूशन की बनी दैट वाज इंडस्ट्रियलाइजेशन, दैट वाज इंडस्ट्रियलाइजेशन कि इंडस्ट्रीज़ जो है वो बनना ज़्यादा हो गई। एज अ रिज़ल्ट हमारे पास रिसोर्सेज बेटर हो गए। क्या बेटर हो गए? रिसोर्सेज। किस हवाले से रिसोर्सेज बेटर हो गए? हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो गया, हमारे पास जो जदीद टेक्नोलॉजी आना स्टार्ट हो गई। एज अ रिज़ल्ट उन इंडस्ट्रीज़ के नतीजे में हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। नो डाउट कि इंडस्ट्रीज़ ने हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा राहत हमें पहुँचाई है, बहुत ज़्यादा पुरस्कून बनाया हमारी ज़िंदगी को, लग्जरियस बनाया हमारी लाइफ को। लेकिन उसके साथ साथ दूसरी जानिब अगर उसका दूसरा पहलू देखा जाए तो उसने हमारे इन्वायरमेंट को जो है वो भी एंडेंजर कर दिया, वो भी ख़तरे में डाल दिया। ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर दिया, हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर दिया। क्लियर? अब किस टाइप का वेस्ट है जो इंडस्ट्रीज़ हमारे इन्वायरमेंट में ऐड कर रही हैं? वो कहते हैं आपने मादे की 3 हालतें पड़ी हुई हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वो कहते हैं तीनों किस्म का वेस्ट हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहा है, चाहे वो सॉलिड वेस्ट है, चाहे वो लिक्विड वेस्ट है, चाहे वो गैशियस फॉर्म में वेस्ट है। और याद रखना इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट रिमूव होता है, जो निकलता है, उसको हम जनरली एक वर्ड देते हैं इफ्लुएंट्स। क्या नाम देते हैं? हम कह देते हैं कि इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स। क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स मीन कि इंडस्ट्री का वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट। ठीक है, वो वेस्ट सॉलिड भी हो सकता है, वो वेस्ट लिक्विड भी, और वो वेस्ट गैशियस फॉर्म में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि हमारे पास क्रोमियम कहाँ पर ऐड हो रहा है? हमारे एनवायरनमेंट में ऐड हो रहा है फ्रॉम द टेनिंग इंडस्ट्री या टेनरीज। टेनरीज किसे कहते हैं? चमड़ा साजी की जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें हमारे पास चमड़े को प्रिजर्व करने के लिए उसमें क्रोमियम का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? क्रोमियम का। तो जब वहाँ से उसकी सफाई करते हैं इंडस्ट्रीज़ की, तो उसके वेस्ट के अंदर हमारे पास मेजरली क्या होती है? क्रोमियम होती है। इसी तरह लेड किस में आता है? पेट्रोल में। ठीक है, वो ऑटोमोबाइल्स के ज़रिए हमारे एनवायरनमेंट में आ रहा है, एटमॉस्फेयर में आ रहा है। कोई हमारे पास मेटल्स ऐसी हैं जिनको गैशियस फॉर्म में हमारे एनवायरनमेंट में जो है वो डिपॉजिट किया जा रहा है, और किसी को सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में जो है वो डंप किया जा रहा है हमारे एनवायरनमेंट में। अब लेड क्यों इस्तेमाल करते थे? आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि एज एन एंटी नॉकिंग एजेंट, एज एन एंटी नॉकिंग एजेंट। हमारे पास पेट्रोल की भी टाइप्स होती हैं। जब आप ऑक्टेन या हाई ऑक्टेन की बात करते हो तो उनके अंदर जो ऑक्टेन नंबर है वो उनकी एफिशिएंसी को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि इस पेट्रोल की एफिशिएंसी कितनी है, नंबर 1। नंबर 2, जब पेट्रोल को जलाया जाता है इंजन के अंदर तो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ साउंड प्रोड्यूस होता है, तो उस साउंड को मिनिमाइज करने के लिए, इंजन की लाइफ को बढ़ाने के लिए हम उसमें एंटी नॉकिंग एजेंट यूज़ करते थे, दैट वाज लेड। और फिर बाद में पता चला कि जब लेड को हम बर्न करते हैं तो लेड के ऑक्साइड बनते हैं, और वो लेड के ऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जाते हैं, और लेड जो है उसको हम कंसीडर करते हैं हैवी मेटल्स में। किस में कंसीडर करते हैं? हैवी मेटल्स में। और इसी तरह क्रोमियम को भी हम कंसीडर करते हैं किस में? हैवी मेटल्स में। अब ये जो हैवी मेटल्स हैं ये एक्चुअली नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं।
नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब इनको बैक्टीरिया, इनको वायरसेस या लिविंग सिस्टम्स जो हैं इनको डिग्रेड करने की एबिलिटी नहीं रखते। वंस दे डिपॉजिटेड इन लिविंग चेन, लिविंग सिस्टम, फूड चेन, जब ये हमारी फूड चेन में दाखिल हो जाते हैं तो ये वहाँ पे अकोमोलेट होना शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं कि लेड या क्रोमियम अगर जाएगी कहाँ पर, सॉलिड वेस्ट की फॉर्म में हमारे पास सॉइल में जाती है, तो सॉइल से किस में जाएगी, अल्टीमेटली प्लांट्स में, और वो हैवी मेटल्स प्लांट्स में, वेजिटेबल्स में रहेंगी। जब लिविंग सिस्टम जिंदा जानदार उन सब्जियों को, उन प्लांट्स को ईट करेंगे, खाएंगे, तो वो हैवी मेटल्स अल्टीमेटली कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगी, नेक्स्ट कंज्यूमर्स में। इसी तरह यही मेटल्स अगर लिक्विड फॉर्म में या डायरेक्ट जो है वो वाटर बॉडीज़ में चली जाती हैं, कहाँ चली जाती हैं, वाटर बॉडीज़ में। तो वाटर बॉडीज़ में रहने वाली जो मछलियाँ हैं वो क्या करेंगी, वो तो हर वक्त जो है मछली को तो रेस्पिरेशन के लिए वाटर चाहिए, वो तो गिल्स में हर वक्त जो है वो वाटर को जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती रहती है। तो एज अ रिज़ल्ट उनके जो गिल्स होते हैं उनकी मेम्ब्रेन्स में ये हैवी मेटल्स क्लग हो जाती हैं, फंस जाती हैं, ठीक है। एज अ रिज़ल्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम वो हेल्दी नहीं रहती, उनकी डेथ हो जाती है। सिमिलरली अगर ये गैशियस फॉर्म में हमारे इन्वायरमेंट में ऐड किए जाएँ तो इनहेलेशन के ज़रिए हमें बहुत से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, ठीक है। इन शॉर्ट हम ये कहते हैं कि क्रोमियम, एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, क्रोमियम कौन सी इंडस्ट्री का मेजर वेस्ट है, वो टेनरीज। और लेड कहाँ से आता है मेनली, वो ऑटोमोबाइल से आता है, उनके एग्जॉस्ट पाइप से, ठीक है, जिसको हम सलेंसर वगैरह कहते हैं, जहाँ से धुआं निकल रहा होता है। तो ये दो किस्म का जो वेस्ट है हमारे पास, क्रोमियम और लेड, इसको मेन डिस्कस किया गया। अदरवाइज जनरल कहा गया है कि इफ्लुएंट्स जो होते हैं इंडस्ट्रीज़ के उस, और ख़ास तौर पे जो न्यूक्लियर इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी, वहाँ से जो वेस्ट आता है दैट इज़ रेडियो एक्टिव इन नेचर, दैट इज़ रेडियो एक्टिव इन नेचर। और वो रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है अगर उसको विदाउट ट्रीटमेंट, उसको ट्रीट किए बगैर, उसको चेक किए बगैर एज सच आप डंप कर देते हो, किसी खुली फिज़ा में डाल देते हो, तो वो रेडिएशन इमिट करेंगे। और रेडिएशन जो हैं वो लिविंग सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट रखती हैं। ख़ास तौर पे जो हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनसे जो रेडिएशंस आ रही होती हैं वो हाई एनर्जी की रेडिएशंस होती हैं। दे काज म्यूटेशन इन द सेल्स, हमारे सेल्स में, हमारे डीएनएस में म्यूटेशन कर देती हैं। एज अ रिजल्ट बहुत सी जेनेटिक प्रॉब्लम्स हमें जो है वो उनका सामना करना पड़ता है। तो अब हम नेक्स्ट ये डिस्कस करते हैं कि स्पेशली बायोलॉजी ने कौन कौन से मेथड्स यूज़ किए हैं इन जो है इफ़ेक्ट्स को, या इस किस्म की पोल्यूशन को बचाने, इस किस्म की पोल्यूशन से बचने के लिए। अब वो कहते हैं कि हमने इसके डिफरेंट सॉल्यूशंस ढूंढे हैं, डिफरेंट सॉल्यूशंस ढूंढे हैं। अब वो सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? नंबर 1, सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि अगर आप केमिकल्स को केमिकल से ही ट्रीट करो, केमिकल्स को केमिकल से ही ट्रीट करो, तो जो प्रीवियस केमिकल जिसको आपने ट्रीट किया उसका इफेक्ट तो मिनिमाइज हो गया, लेकिन जो नया केमिकल आपने ट्रीट करने के लिए यूज़ किया उसका इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास केमिकल्स को केमिकल से ट्रीट करना या टेक्निकल तरीके से अगर हम पोल्यूशन पे काबू पाना चाहें तो उसके लिए हमें बहुत सारे दूसरे केमिकल्स, बहुत सारे दूसरे मसाइल का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए साइंटिस्ट ने एक तरीका निकाला जिसको कहते हैं बायो रेमिडेशन। रेमेडी कहते हैं किसी भी चीज़ के इलाज को, ठीक है, हल को, सोल्यूशन को। बायो रेमिडेशन मीन कि आपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करवा के अपनी पोल्यूशन पे काबू पाना है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करवा के पोल्यूशन पे काबू पाना है। कैसे? आपने 10th क्लास में सिंगल सेल प्रोटीन का टॉपिक पढ़ा था। आपने पढ़ा था कि आने वाले वक्त में जो है हमारे पास फूड की इतनी शॉर्टेज हो जाएगी कि हम अपनी फूड को बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए किससे प्रिपेयर करवाया करेंगे? बैक्टीरिया से, फंजाई से, एल्गी से, ठीक है। इन तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम अपनी फूड प्रिपेयर करवाया करेंगे। और इनको रॉ मटेरियल क्या देंगे? हमने कहा था इनको हम रॉ मटेरियल दिया करेंगे वेस्ट मटेरियल, ठीक है। घरों का ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तमाम किस्म का वेस्ट उठा के उसको एक जगह रख के उसके ऊपर वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी छोड़ देंगे। वो उस वेस्ट को डिग्रेड भी करेंगी, अपनी ग्रोथ भी करेंगी और बदले में हमें फूड देंगी। तो ज़रा देखो, एक जानिब हमने वेस्ट को रिड्यूस किया और दूसरी जानिब हमने फ़ायदा ले लिया। क्या? हमें फूड, मिनी फूड मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ अप्लाई करेंगे बायो रेमिडेशन के अंदर कि हमने करना है। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं व्हाट इज बायो रेमिडेशन, तो हम कहते हैं इट इज द कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। हमने पोल्यूशन को कंट्रोल करना है। किसको कंट्रोल करना है? पोल्यूशन को। कैसे कंट्रोल करना है? बाय यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, बाय यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स
कि ज़िंदा जानदारों को इस्तेमाल करवा के हम पोल्यूशन को कंट्रोल करेंगे। कैसे? एलजी, ये वाली जो हमारे पास एलजी है, कैन बी यूज्ड, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। किस लिए? कि अगर हमारे पास कोई पोल्यूटेड वाटर है, उस वाटर पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए, वाटर पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए अगर वहाँ पे एलजी ग्रो कर जाएगी तो डिफरेंट टाइप की हैवी मेटल्स या डिफरेंट टाइप के जो हार्मफुल केमिकल्स हैं वो किस में एब्जॉर्ब हो जाएंगे? एलजी के अंदर। तो एलजी कैन ट्रीट द वाटर पोल्यूशन बाय बायो एब्जॉर्प्शन, बाय बायो एब्जॉर्प्शन, कि वो बहुत सी ऐसी हैवी मेटल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो है वो वाटर वो प्योरीफाई हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा, हैवी मेटल्स उसमें उनकी मिकदार कम हो जाएगी। इट्स मीन कि देखो हमने एलजी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ज़िंदा चीज़ को इस्तेमाल करवा के हमने जो हमारे पास वाटर पोल्यूशन थी उसको ठीक करवाया। इसी तरह आपने डिफरेंट मेथड्स, जैसे हम इंसेक्टिसाइड स्प्रे वगैरह करते हैं तो आपने पढ़ा था वहाँ पे बायोलॉजिकल कंट्रोल भी हम अप्लाई कर सकते हैं कि ऐसे जानदार जो हमारी फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं उनका अगर हम वहाँ पे नेचुरल प्रीडेटर छोड़ दें, जैसे चूहे हैं तो उनका नेचुरल प्रीडेटर अगर हम वहाँ बिल्लियाँ छोड़ देंगे तो वो हमारा खेत साफ़ कर देंगी, जो है वो इंसेक्ट्स या जो रोडेंट्स हैं, कुतरने वाले जानदार हैं, वो हमारी फसलों को नुकसान कम पहुंचाएंगे। आपने वहाँ पे वॉलनट ट्री के ऊपर एपहिड की और जो है वो वास्प की एग्जांपल पढ़ी थी कि एपहिड जो ये तेला जिसको हम कहते हैं वो वॉलनट ट्री के ऊपर जो है वो अटैक करता है और उसके तमाम ब्रांचेस के ऊपर जो है वो अंडे दे देता है और उनकी जो है वो ग्रोथ होती है और वो सारे का सारा वाटर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं उस ट्री का। तो हमने वहाँ पे बायोलॉजिकली कंट्रोल करवाया। वैस्प, भीड़ जो जिसको हम कहते हैं, वो वहाँ पे जाके उसके जो अंडे होते हैं किसके एपहिड के, उनके ऊपर जाके ये अपने लार्वी जो है ये अंडे दे देते हैं, इनके लार्वी उनके अंडों के ऊपर पलते हैं, वहाँ से फूड लेते हैं। तो एज अ रिज़ल्ट जैसे जैसे वो भीड़ के बच्चे ग्रो करते हैं तो वो एपहिड को खाना शुरू कर देते हैं। तो बायोलॉजिकली कंट्रोल हो गई, आपको कोई स्प्रे नहीं करना पड़ी, आपने एक जानदार को इस्तेमाल करवा के दूसरे को कंट्रोल करवा लिया। बिल्कुल वैसे ही ये बायो रेमेडिएशन का कॉन्सेप्ट है कि आपने ज़िंदा जानदारों को इस्तेमाल करवा के अपनी जो है वो रेमेडी करवाई है, इलाज करवाया है, जो पोल्यूशन उसको कंट्रोल करवाया। दूसरा मेथड ये है, इसका हार्मफुल इफ़ेक्ट ये था कि हमारे पास बहुत सी स्पीशीज़ ऐसी थी, इक्वेटिक लाइफ ऐसी थी, इक्वेटिक जानदार ऐसे थे जो मरना शुरू हो गए, जिनकी क्वांटिटी, जिनकी तादाद कम होना शुरू हो गई। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, बायोलॉजिस्ट ने सजेशंस दी कि आपके पास जो स्पीशीज़ मर रही हैं, जिनका आने वाले वक्त में एक्सटिंक्ट होने का ख़तरा है, तो ऐसी स्पीशीज़ जिनका एक्सटिंक्ट होने का ख़तरा हो उनको हम नाम देते हैं एंडेंजर्ड स्पीशी। क्या नाम देते हैं? एंडेंजर्ड स्पीशी। तो आपकी जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, आप एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करो जिसके अंदर आपकी स्पीशीज़ जो हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज़, वो अच्छे तरीके से अपनी इंटरब्रीडिंग करें, अपनी जो है वो ग्रोथ करें। ठीक है, अपनी तादाद बढ़ाएं, उनको आप फेवरेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करो। तो अब बायोलॉजिस्ट किस चीज़ पे वर्क करें? बायोलॉजिस्ट आर वर्किंग नाउअडेज ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इसी चीज़ को जो है वो सबसे ज़्यादा मद्देनज़र रखा जा रहा है। ठीक है, आजकल पूरी दुनिया में जो मेन प्रॉब्लम है, चाहे वो डेवलपिंग कंट्री है चाहे वो डेवलप कंट्री हैं, तो उनके अंदर मेन प्रॉब्लम इज़ द पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, मे बी इन द फॉर्म ऑफ वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। ख़ास तौर पे जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनमें तो बहुत से उन्होंने ऐसे मेथड्स अपना लिए हैं, जैसे डिफरेंट कंट्रीज़ ऐसे हैं जो पेट्रोल की बजाय अल्कोहल को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, किस लिए? फॉर द फ्यूल। जहाँ पे जो है मोलेसिस, शुगर केन की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे वो अल्कोहल से जो है वो इंजन चला रहे हैं। तो लेकिन वो एडवांस कंट्रीज़ हैं, डेवलप हैं, लेकिन अगर हर कंट्री की जो आबो हवा है, जो उनकी एटमॉस्फेयर है, उनकी एयर है, वो सेपरेट तो नहीं है ना। एक साथ डेवलपिंग कंट्री, एक डेवलप कंट्री है, तो जो पोल्यूशन डेवलपिंग कंट्री में क्रिएट होगी तो वो अल्टीमेटली कहाँ भी जाएगी? डेवलप कंट्री में भी जाएगी। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को बहुत सी फॉर्म्स के अंदर जो है वो इमदाद देते हैं, उनकी जो है वो मुआवनत करते हैं कि आप जो है वो डिफरेंट तरीक़ों के ज़रिए उनको मुख्तलिफ़ मेथड्स जो हैं, मुख्तलिफ़ मशीनरीज़ जो हैं, टेक्नोलॉजी जो है वो उनको प्रोवाइड करते हैं कि आप इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करो और अपने कंट्री के अंदर जो है वो पोल्यूशन को मिनिमाइज़ करो। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट हमारी बुक ने डिस्कस किया स्पेशली पोल्यूशन इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में पोल्यूशन किस लेवल पे है। जी, अगर सिर्फ स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करें इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के हवाले से, तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ किसी एक सिटी का प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ आल्सो अ नेशनल प्रॉब्लम।
ठीक है, हमारे तमाम सिटीज़ का एक मतलब पूरी कौम का नेशनल लेवल के ऊपर मेन प्रॉब्लम है। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? दैट इज़ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। किस टाइप की पोल्यूशन? कुछ देर पहले हमने बात की कि मे बी सॉलिड फॉर्म में वेस्ट आ सकता है, लिक्विड गैस फॉर्म में, गैस में आ रहा है तो हवा में जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ रहा है वाटर में जाएगा, सॉलिड फॉर्म में आ रहा है तो वो हमारी सॉइल को पोल्यूट करेगा। तो मेन जो हमारी बुक ने पॉइंट डिस्कस की है दैट इज़ वाटर पोल्यूशन, कि जो पोल्यूशन किस में होगी? वाटर में, वो ज़्यादा हार्मफुल है। कैसे? हमारे पास हमारे रिवर्स, कैनाल्स, हमारे जितने भी इन शॉर्ट हम कह दें वाटर बॉडीज़, क्या कह दें? फ्रेश वाटर बॉडीज़ जो हैं हमारे पास, उन सब के अंदर अगर पोल्यूटेड वाटर हम शामिल करेंगे तो उसमें रहने वाली आबी हयात, उसमें रहने वाली हमारे पास इक्वेटिक लाइफ के जो जानदार हैं, जिसमें हमारे पास मेनली फूड के तौर पे भी जिनको यूज़ करते हैं वो मछलियाँ, फिशेस जो हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। क्या होगा? तो फ़िश की जो प्रोडक्शन है, जो इनकी पॉपुलेशन है, वो डिक्लाइन हो जाएगी। इनकी जो पॉपुलेशन है वो क्या हो जाएगी? इनकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? डिक्लाइन हो जाएगी, बल्कि हो रही है डिक्लाइन, कम हो रही है। ठीक है, तो साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, बायोलॉजिस्ट क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे पास इंडस्ट्रीज़ में से स्पेशली जो लिक्विड फॉर्म में वेस्ट जाता है उसको ट्रीट करके फिर जो है वो किसी वाटर बॉडी के अंदर जो है वो उसको ड्रेन किया जाए। इसी तरह हमारे पास एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन की बात करें तो हमारे पास अभी भी पेट्रोल के अंदर एंटी नॉकिंग एजेंट किसको यूज़ किया जा रहा है? लेड को। किसको यूज़ किया जा रहा है? लेड को। तो इस लेड से बचाने के लिए हमें लेड फ्री पेट्रोल यूज़ करना चाहिए। हमें क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए? लेड फ्री पेट्रोल। अगर लेड फ्री पेट्रोल यूज़ करेंगे तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, जब हमारे पास पेट्रोल जलेगा उसका ऑक्साइड बनेगा, तो लेड ऑक्साइड नहीं बनेंगे। तो लेड ऑक्साइड नहीं बनेंगे तो हमारे पास इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में, इन्वायरमेंट में हैवी मेटल्स स्पेशली लेड का लेवल जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर? तो ये 2 से 3 पॉइंट हमारे पाकिस्तान के हवाले से स्पेशली डिस्कस किए हैं। एक तो वाटर पोल्यूशन के हवाले से और दूसरा एयर पोल्यूशन के हवाले से। वाटर के हवाले से कहा मछलियों की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है रिवर्स, कैनाल्स और वाटर बॉडीज़ में हैवी मेटल्स की वजह से, और दूसरा लेड फ्री पेट्रोल हमें यूज़ करना चाहिए। जो कि हम लेड वाला पेट्रोल यूज़ करते हैं तो ऑटोमोबाइल के ज़रिए हमारे एटमॉस्फेयर में क्या ऐड किया जा रहा है? लेड ऐड की जा रही है, लेड ऑक्साइड ऐड किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इनका हमारी जो हेल्थ है, नॉर्मल हेल्थ है, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। क्लियर? तो अगर इस होल टॉपिक में आपका कोई क्वेश्चन हो तो यू आर वेलकम टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।